इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड द फरमान framers sorry from where did the framers of the constitution borrow ideas while framing the constitution of India? अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उन्होंने आइडियाज कहाँ से बोरो किए, कौन सी कंट्रीज से उन्होंने आइडियाज लिए कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल्स, ये लॉज इंक्लूड कर सकते हैं। So the answer is the framers of the constitution borrowed idea from constitution of the UK, USA, Ireland, Canada, South Africa, Germany and many other countries. हमें क्या करना है, कंट्रीज के नाम बताने हैं, राइट? तो बहुत इजी था। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड आइडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जर्मनी एंड मेनी अदर कंट्रीज। बहुत इजी था। देन नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेट अप? तो हमें सिर्फ क्या बताना है, ईयर बताना है। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1950 में, 1950, राइट, 1950 में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? द फोर्थ 5 ईयर प्लान। सबको पता है कि 5 ईयर प्लान्स बनते हैं जो भी डेवलपमेंट होते हैं, तो प्लानिंग कमीशन क्या करती है, 5 ईयर प्लान्स बनाती है कि नेक्स्ट 5 आफ्टर द इलेक्शन क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स होना है। सो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, कब लॉन्च हुआ था? 1969 में, और जिसे अडॉप्ट किया गया, दैट वाज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, और उसे क्या कहा गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से वो पॉपुलर हुआ, right? So the answer is the fourth 5 year plan launched in 1969 adopted what is popularly known as the Green Revolution. Okay? बहुत easy answer है, right? Next, define globalization. अब globalization क्या है? Globalization मतलब, अगर easiest लैंग्वेज में हम ग्लोबलाइजेशन को बोले, सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें हमारी जो लोकल कंपनीज हैं या जो फॉरेन कंपनीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज जो हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, हमारी कंट्री में उनको अलाउ करते हैं कि यू कैन कम टू आवर कंपनी एंड हम वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर सकते हैं। वो लोग हमारी कंट्री में आके कंपनीज खोल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से इस प्रोसेस को क्या कहा है? ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। सो द आंसर इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द ओपनिंग अप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब वर्ल्ड ट्रेड मतलब, ट्रेड का मतलब आप सभी को पता है, ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, राइट? तो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड का फ्रीडम है ना, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आए, टेक्नोलॉजी के कारण हम जो एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, राइट? आज हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, so it's a advanced means of communication. Then global financial market, अब global financial market से हम डील कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी करेंसीज होती हैं, बिटाकॉन्स एंड शेयर्स, और ये सारी चीजें जो हैं, राइट, इनमें हम डील कर सकते हैं। ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ एमएनसीज एंड पॉपुलेशन माइग्रेशंस। अब एमएनसीज बढ़ती हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे अभी आपने अगर न्यूज सुनी हो तो टेस्ला इज कमिंग, इज हैज ऑलरेडी अराइव्ड इन इंडिया। तो वो क्या है? एक एमएनसी है। सो एमएनसी इंडिया आई और इंडिया का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, and people are migrating to other countries, and in fact people of other countries are also coming to India. तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है, डेवलपमेंट है।
ओके, तो बहुत इजी आंसर है. द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ओपनिंग अप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, growing importance of MNCs and population migrations. Okay, next. Briefly explain what is meant by the Nehruvian socialism. अब Nehruvian socialism क्या है हमें बताना है. So Jawaharlal Nehru introduced a form of socialism in the Indian Constitution where he envisaged an India which would combine state planning with control over strategic basic industries. तो जवाहरलाल नेहरू ने हमने टर्म फर्स्ट में पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म जैसा वर्ड भी है, सोशलिज्म जैसा वर्ड भी है. इफ यू हैड स्टडीड Okay, so he introduced a form of socialism in our Indian constitution where he envisaged an India which could combine state planning with control over strategic basic industries. तो उसमें उनका जो मोटिव था या उन्होंने क्या अपने डिजायर्स बताए या बोल सकते हैं कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखाई कि इंडिया एक कंबाइंड स्टेट प्लानिंग के साथ स्ट्रैटेजी के साथ डेवलप कर सकता है. दिस मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वुड रिजल्ट इन अ प्लान्ड इकोनॉमी. अब ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो उनका मॉडल था एक तरीके का पॉसिबिलिटी जो थी वो क्या है किसमें रिजल्ट देगी, एक प्लान्ड इकोनॉमी में करेगी जिसके कारण जो कैपिटल का फ्लो है वो रहेगा और वो किसके कंट्रोल में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के. Right, the public sector was to grow progressively in trade and industry. और जो public sector है, public sector मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्रोग्रेसिवली क्या करेगा, ट्रेड करेगा, मतलब वो क्या होगा, डेवलप होगा ट्रेड और इंडस्ट्री में. एंड एग्रीकल्चर रिमेन्ड इन प्राइवेट सेक्टर. और उन्होंने उनका क्या एक मोटिव था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्राइवेट रहेगा और जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर में रहेगा. ठीक है, सो ये उनका क्या था, नेहरूवियन सोशलिज्म का मोटिव था. ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन सेट सोशल अप. द फर्स्ट टास्क बिफोर द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट. अब सबसे पहला टास्क जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी उनका क्या था, and the Indian industrialist was to choose a path of planned economic development to bring the Indian economy out of crisis. Now, just after when British left India, तो इंडिया की कंडीशन कैसी थी, इट वाज इन अ ह्यूज क्राइसिस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल नॉर्मेटिव थी, बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल लॉस में जा रही थी. तो सबसे पहला टास्क जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका टास्क था कि वो एक ऐसी प्लानिंग करें जिसके थ्रू इकोनॉमी डेवलप हो और जो हमारी इकोनॉमी है वो क्राइसिस से बाहर आए. एनविसाइज्ड का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी दिखाना, राइट. ओके, सो हम कहाँ थे. The first task before nationalist government and the Indian industrialist was to choose a path of planned economic development to bring the Indian economy out of crisis. Okay, the government of India set up the planning commission. अब Indian government ने क्या किया, एक planning commission को set up किया. कौन से year में, 1950 में. और जिसके head कौन थे, headed by जवाहरलाल नेहरू.
to assess the country's material capital and human resource and to formulate a plan for their most effective and balanced utilization. अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम एक कमीशन बनाते हैं, प्लानिंग कमीशन, जो कि कौन से ईयर में बना, 1950 में। उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। अब उनका जो टास्क था वो क्या था, ही has to assess the entire capital, उनको कैपिटल जितने भी मटेरियल अवेलेबल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, और इन सबको मिला के एक ऐसा प्लान बनाना जिसके कारण उनका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो और इफेक्टिव हो, जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी में वो सॉल्व हो जाए। सो दिस वाज द प्लानिंग, दिस इज व्हाई प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप, जस्ट बिकॉज जो इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस में था उसे ओवरकम करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया है 1950 में। उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, राइट। नेक्स्ट, बहुत इजी आंसर्स हैं। देन व्हाट डिसीजंस वर टेकन बाय द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन। अब कौन से डिसीजंस लिए गए थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन में। So industrial policy resolution was passed by Parliament of Free India in 1948. अब ये जो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इसे पास किया गया था पार्लियामेंट में, फ्री इंडिया की जो पार्लियामेंट थी उसमें 1948 में इसे पास किया गया। द प्रोविजन ऑफ IPR वर, पहला, इंडस्ट्रीज सच एज एटॉमिक एनर्जी, armaments etc were reserved exclusive for the public sector. अब जितने भी एटॉमिक एनर्जी के इंडस्ट्रीज थी, जो आर्मेंट्स जो थे, इन सब की इंडस्ट्रीज कौन इसे कंट्रोल करेगा या ये किसके अंडर होगी, ये होगी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हम किसे बोलते हैं, गवर्नमेंट। आर्ममेंट्स का मतलब होता है मिलिट्री वेपन और जो इक्विपमेंट्स वो लोग यूज करते हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन सम इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, कोल, एविएशन was started by public sector in national interest. अब इन्वेस्टमेंट किए गए कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे कि स्टील है, कोल है, एविएशन है। ये किसने स्टार्ट किए थे, पब्लिक सेक्टर ने। Then all other countries were open to private enterprises. और बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो थी इसके अलावा, जैसे एनर्जी, आर्मेट्स और स्टील, कोल, एविएशन। एविएशन का मतलब है कि वो सारी चीजें जो, जैसे हम बोलते हैं ना, प्लेन्स वगैरह बनाना, या जो एयरक्राफ्ट्स जो होते हैं, राइट, ये वाले सेक्टर। जैसे फ्लाइट्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है, वो एविएशन। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट किसने किया, पब्लिक सेक्टर ने, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। एंड बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी कि आप लोग ये स्टार्ट कर सकते हो या इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? So mixed economy refers to an economy in which some industries are owned by government and some by private enterprises. अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी का एक पॉसिबिलिटी थी कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी क्रिएट कर सकें जिसके थ्रू डेवलपमेंट हो। सो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है क्या? सो मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज कौन ऑन करेगा, गवर्नमेंट ऑन करती है, और कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। नेहरूवियन socialism introduced the concept of mixed economy.
हमने ये ऊपर भी पढ़ा है, विच वुड कंबाइन स्टेट प्लानिंग, जिसके अंडर वो स्टेट प्लानिंग भी करते हैं, विथ कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक बेसिक इंडस्ट्रीज, और जिसके अंदर वो क्या करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज पे अपना कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट? यहां तक कोई डाउट? व्हाट हैपेंड है, यहाँ कोई डाउट है? अनम्यूट योरसेल्फ।